प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को नमो भारत जनता को कल मेरठ का तोहफा दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने तमाम परियोजनाओं के बारे में बताया जो अब तक बीते 10 सालों में उन्होंने पश्चिमी यूपी की जनता को दी हैं और धरातल पर जिनका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अचानक से काफ़ी गुस्सा आया और गुस्सा आने के पीछे की वजह थी कांग्रेस द्वारा हाल ही में एआई समिट के दौरान जो अद्रनग्न होकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की मानसिकता के बारे में बताया कि कांग्रेस पहले से ही नंगी हो चुकी है। ऐसे में जो प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां आकर किया वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इसके अलावा ये एआई समिट जो चल रहा था वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे देश का कार्यक्रम था और इस कांग्रेस की छवि की वजह से पूरे देश की छवि धूमिल हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि इसमें पूरा दोष कांग्रेस का था क्योंकि कांग्रेस के जितने भी समर्थक दल हैं उन्होंने किसी ने भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है। साफ तौर पर कांग्रेस इस पूरे एआई समिट ग्लोबल को बदनाम करना चाहती थी और ऐसे में अगर उसकी यही हरकतें रहीं तो कभी भी भविष्य में कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। उसको जनता का दिल जीतना होगा, तब जाके उन्हें सत्ता की कुर्सी मिलेगी। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी टारगेट किया। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नमो भारत ट्रेन का बड़ा तोहफा उन्होंने मेरठ को दिया। वहीं लोकल मेट्रो जो कि मेरठ में संचालित की है उसका तोहफा भी मेरठ वासियों को दिया। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे, कांग्रेस को भी सीधे तौर पर आड़े होते लिया तो वहीं दूसरा पश्चिमी यूपी की जनता को बड़ा तोहफा दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट मेरठ। यात्रा पर रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो जापान और सिंगापुर का मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये दौरा उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का द्वार खोलेगा। सबसे पहले सीएम सिंगापुर पहुंचेंगे जहां पर वहां के उद्योगपतियों से सीएम योगी की मुलाकात होगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगले महीने यानी कि मार्च में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है जिसमें सीएम योगी के द्वारा वहां के उद्योगपतियों को यहां पर निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सिंगापुर के बाद सीएम योगी सीधे जापान पहुंचेंगे जहां पर वे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात के साथ साथ निवेश को लेकर वहां पर कई बैठकों में शामिल होंगे और वहां पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए वहां के उद्योगपतियों को इनवाइट किया जाएगा। हालांकि इस दौरान माना जा रहा है कि वहां के कुछ प्रमुख मंदिरों में भी मुख्यमंत्री जा सकते हैं और वहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम यहाँ के स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह के द्वारा आयोजित की गई जिसमें बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी शामिल हुए। सबसे पहले एक रोड शो किया गया और देखा जाए तो इस मौके पर राजेश्वर सिंह के समर्थकों की और यहाँ के स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दरअसल इस कार्यक्रम के पीछे जो मकसद था वो ये था कि पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा मतदान की प्रक्रिया में युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी कैसे हो सकती है, इसको लेकर भी फिल्म स्टार और यहाँ की विधायक के द्वारा यहाँ के लोगों से अपील की गई कि वे जल्द से जल्द अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। इसके अलावा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को पूरा करें। देखा जाए तो इस मौके पर हज़ारों की तादाद में जो लोग थे रोड शो में शामिल हुए। इसके अलावा जहां पर मुख्य कार्यक्रम स्थल था वहां पर भी भारी भीड़ जमा हुई थी राजेश्वर सिंह और संजय दत्त को सुनने के लिए। हालांकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ऐसे कार्यक्रम राजेश्वर सिंह के द्वारा लगातार आयोजित कराए जाते रहे हैं। खास तौर पर अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उस कार्यक्रम को लेकर भी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो खासे सचेत दिखते हैं। हालांकि आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा वो काफ़ी सफल माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने केंद्रीय कैंप कार्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में लगभग 100 पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे थे। सभी राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष और जो कोऑर्डिनेटर थे उनको बुलाया गया था। लगभग
एक राज्य से 6-7 लोग जो है इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जो केंद्रीय टीम है उसको इस बात का निर्देश दिया है कि पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए जहां पर ज़रूरत हो बूथ कमेटियों को नए तौर पर बनाया जाए, उनका रिव्यू किया जाए, ताकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जा सके। संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम जो केंद्रीय पदाधिकारी पहुंचे थे उनके साथ मंथन किया गया और 15 मार्च को चूँकि काशीराम का जन्मदिन है तो उस दिन जो सेक्टर स्तर पर जो है उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कम से कम जो केंद्रीय टीम है अपने अपने इलाकों में जो कमेटी है उसको बना ले, पूरी तरीके से बनाकर उसकी तैयारी कर ले। इसके साथ ही आने वाले कुछ समय बाद आज जो बैठक हुई है इस पर एक रिव्यू बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें एक बार फिर केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया जाएगा। लखनऊ से वीडियो सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी सियासी बिसात को बिछाना शुरू कर दिया। लिहाजा समाजवादी पार्टी के बागी विधायक और इसके साथ ही साथ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोटिंग के दौरान समर्थन किया था, उनके लिए समाजवादी पार्टी रास्ते खोल सकती है। दरअसल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा का समर्थन किया था, वो अभी फिलहाल भाजपा के जो वर्तमान के तेवर हैं उनसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। लिहाजा अब आने वाले दिनों में वो समाजवादी पार्टी यानी घर वापसी का रुख कर सकते हैं। लिहाजा समाजवादी पार्टी 2027 के मद्देनजर बड़ा दिल दिखाते हुए इन तमाम विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी कर भी रही है। अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिन विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था, क्या वो पूरी तरीके से सपा के होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बागेश्वर ने अपने बकायेदारों की सूची अखबार में क्या प्रकाशित की, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बकायेदारों की सूची में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और भाजपा के पूर्व विधायक जो दिवंगत हो चुके हैं चंदन रामदास, उनका नाम शामिल है। जिसके बाद न केवल विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। दरअसल बागेश्वर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने इस साल 7 करोड़ बकायेदारी के प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, जो अभी भी तकरीबन 2.5 करोड़ से दूर है। जिसके बाद 25,000 रुपये से जितने भी ज़्यादा बकायेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 63 कनेक्शन यूपीसीएल ने काटे। और इसके अलावा जो ज़्यादा बकायेदारी है उनकी सूची अखबारों में प्रकाशित की। इस सूची में न केवल सरकार से जुड़े हुए लोग हैं बल्कि कई ऐसे सरकारी विभाग भी हैं जिन पर की बहुत लंबी चौड़ी रकम अभी बकाया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपीसीएल किस तरह की कार्यशैली को अपनाए हुए है कि रसूखदार लोगों के जो बकायेदारी है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, साथ ही साथ जो आम लोग हैं उसके थोड़े ही बकाया पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से महावीर नेगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की अभी फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल माघ मेले के दौरान बीते दिनों उनका प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला था, जिसके बाद वो लगातार सरकार पर टिप्पणी भी कर रहे थे। ऐसे में अभी फिलहाल प्रयागराज में हाईकोर्ट की तरफ से पॉस्को कोर्ट के द्वारा अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा। प्रयागराज के झूसी में अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिस पर उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि वो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं इसलिए उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। फिरोजाबाद में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर
जर्मनी से आए दूल्हे ने फिरोजाबाद आकर अपनी दुल्हन के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। दरअसल मामला फिरोजाबाद के जसराना के कस्बा पाड़म से जुड़ा हुआ है, जहां के पेंट व्यापारी प्रमोद वर्मा की पुत्री खुशी वर्मा जयपुर में रहकर एक जर्मनी की कंपनी में काम करती थी। इसी दौरान उसका टूर वीज़ा पर घूमने जर्मनी पहुंची, जिसकी मुलाकात वहां के रहने वाले गुस्ताव से हुई। गुस्ताव से 2 साल पूर्व प्यार मोहब्बत में बातें होती रहीं और उसके बाद में ये दोनों ने जीने मरने की एक साथ कस्में खाईं। इसके चलते फिरोजाबाद आकर गुस्ताव और उसके परिवार वालों ने खुशी के साथ 7 फेरे लिए, जिसका गवाह शुकाबाद का होटल जानकी महल बना। वो दोनों लोग एक कंपनी में ज्वाइन है, बट मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरी बेटी है ना, वो जयपुर में है और वो जिस कंपनी से ज्वाइन करती है उसी कंपनी में गुस्ताव है। बेटी का नाम खुशी है और जो होने वाले दामाद जी हैं उनका नाम गुस्ताव है। मैं बेटी की चाची हूँ। पूरे इस शादी की चर्चा जनपद में है और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस हिंदू रीति रिवाज और भारतीय संस्कृति के चलते विदेशी मेहमानों में काफ़ी खुशी का माहौल था। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। नोएडा ग्रेटर में साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नोएडा में एक साइबर क्राइम ऐसा सामने आया है जहां मोबाइल ऐप के जरिए 12 लाख रुपए की ठगी की गई है, जहां पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है। वहीं गोल्ड और सिल्वर के नाम पर जिस तरीके से मोबाइल हैकिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने अब मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं साइबर क्राइम पुलिस लगातार जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। लगातार लोगों को पुलिस भी जागरूक कर रही है और सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी लगातार वीडियो वायरल कर सतर्क रहने की अपील करते नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। साइबर थाने में जिस तरीके से शिकायत हुई है उसमें साफ कहा गया है, जिस तरीके से मोबाइल ऐप के जरिए ठगी की गई है, तो साफ तौर पर जो ठग हैं वो कहीं ना कहीं लगातार निशाना बनाते रहते हैं। लगातार हर दूसरे दिन साइबर थाने में मुकदमा दर्ज होता है साइबर ठगी को लेकर। लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती है, लोगों को जागरूक करती है, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं और हर दूसरे दिन साइबर ठगी के शिकार होते नजर आते हैं। लगातार पुलिस देखते हैं किस तरीके से जल्द ऐसे अपराध करने वालों पर क्या शिकंजा कसती हुई नजर आती है। नोएडा से तरुण राणा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के जनपद बदायूं में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रविवार यानी कि आज सुबह तड़के 5:30 बजे के लगभग एक प्राइवेट और रोडवेज 2 बसें आपस में टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि प्राइवेट बस की एक साइड के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को बदायूं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बरेली के लिए रेफर किया गया है और उनके परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि ये घटना बदायूं के उज्जैनी थाना क्षेत्र के बरेली मथुरा नेशनल हाईवे पर हुई। हालांकि इस हाईवे पर अभी काम चल रहा है, इसलिए वन वे रूट था और घटना के कारणों को जानने के लिए पुलिस फिलहाल जांच। थाना उज्जैनी के अंतर्गत एक रोडवेज बस और प्राइवेट बस में आमने सामने टक्कर हुई, जिससे प्राइवेट बस में बैठे यात्रियों में से 8 लोग घायल हुए, जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अन्य उपचाराधीन है। दोनों बसों के चालकों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों बस चालक भी घायल हैं, जो कि उपचाराधीन है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चश्मदीद हैं, उनका कहना ये भी है कि घटना का कारण ये भी हो सकता है कि जो चालक हैं उनको झपकी आ गई हो। हालांकि इस पूरी घटना में रोडवेज चालक और प्राइवेट बस चालक दोनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। मैनपुरी में एसआईआर में वोट काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। इतना ही नहीं, खूनी संघर्ष के बाद जमकर दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और फायरिंग हुई। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी के बरनाल थाना क्षेत्र के नगला भाई खां की, जहां एसआईआर में वोट काटने को लेकर 2 पक्षों में
खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष इतना ही नहीं, जबकि खूनी संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और फायरिंग हुई। लेकिन वहीं सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया और करीब 1 दर्जन लोग दोनों तरफ से घायल हो गए। सभी घायलों को CSC बरनाहल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया और बाकी की पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू करने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर बात कही है। मैनपुर से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। संभल जनपद में एक महिला को जबरन अपहरण करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला धनारी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। यहां रहने वाले ज्ञानेंद्र ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी 2016 में एक महिला से हुई थी, जिसके बाद परिजन उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गए और शादी कहीं और करा दी। जिसके बाद महिला 2019 में ज्ञानेंद्र के पास आ गई और तब से उसी के साथ रह रही है। ज्ञानेंद्र का आरोप है कि आज 20 से 25 लोग जबरन उसके घर में घुस आए और घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही मारपीट करने के बाद उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए। फिलहाल मामले का CCTV भी सामने आया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच की गई है। प्रथम दृष्टया महिला को ले जाने वाले उसके पिता, उसके भाई और अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। घटना की जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। धनारी थाना क्षेत्र से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला को एक घर से कुछ लोग ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी की गई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि ये महिला की इसकी शादी 2017 में या 3-4 साल पहले हुई थी और इस महिला का अपने पति से तलाक का मुकदमा जो है वो चल रहा है माननीय न्यायालय में। अभी ये अपने किसी पूर्व परिचित के घर पर थी और जो लोग ले जाना बताया जा रहा है वो इसके पिता और अन्य रिश्तेदार हैं। फिर भी इसमें जो जिसके द्वारा ये बात तहरीर दी गई है उस पर पुलिस के द्वारा जानकारी की जा रही है और जानकारी के बाद उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। जनपद हापुड़ में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। पथराव और लाठी डंडे चलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़कोतवाली क्षेत्र के राजीव नगर का है। राजीव नगर से एक बारात अमरोहा की तरफ गई थी और वहां पर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वहां तो विवाद शांत हो गया, लेकिन जब बारात के लोग घर पर वापस आ गए तो दोनों पक्षों में दोबारा से विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर छतों पर चढ़कर पथराव किया। पथराव और लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर नहीं आई है, लेकिन जमकर पथराव और लाठी डंडे के विवाद में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बड़ा सवाल यह है कि लोगों में कानून का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसके कारण दोनों पक्ष जमकर लाठी डंडों से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर छतों पर चढ़कर पथराव भी कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है इस समय जमकर वायरल हो रही है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जाँच कर सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। काशी हिंदू विश्वविद्यालय लगातार अशांत दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए पिछले दिनों में तो छात्रों में विवाद हुआ था, उसके बाद वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस और BHU प्रशासन ने किसी तरीके से इस मामले को शांत कराया था। अगर बात की जाए कल देर रात BA तृतीय वर्ष का जो छात्र है उस पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद छात्र बाल बच गया है, लेकिन छात्रों में जो है दहशत का माहौल है। अगर बात की जाए तो छात्रों ने प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं बात की जाए तो अब इसमें जो BHU प्रशासन है वो किस तरीके से जिसने फायरिंग की है या कौन उसमें शामिल है इस पे किस तरीके से कार्रवाई करता है, और साथ वाराणसी की कमिश्नरेट पुलिस भी देखना होगा कि किस तरीके से वो जो व्यक्ति था जिसने जो आरोपी था जिसने फायरिंग की है उस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है और कब गिरफ्तारी होती है, क्योंकि छात्रों में एक तरीके से दहशत का माहौल है और वो कहीं न कहीं इससे सहमे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से काशी
वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, तो वहां पर अब फायरिंग तक की बात आने लगी है। वाराणसी से स्टेट के लिए रवि सिंह। कानपुर के नौबस्ता में स्थित गल्ला मंडी खामोश हमलावरों से परेशान है। यहाँ पर ना तो किसी तरीके का कोई गैंगवार है और ना ही गोलियों की तड़तड़ाहट है, लेकिन नुकसान करोड़ों में है। दरअसल यहाँ पर चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। चूहे यहाँ पर सालाना 2 करोड़ रुपए का अनाज खा जाते हैं और ये नुकसान व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर तकरीबन 200 व्यापारी ऐसे हैं जिन्हें सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान चूहों की वजह से होता है। वे कई बार मंडी सचिव से मामले की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी हल निकाला नहीं गया है। हालांकि मंडी सचिव का कहना है कि वे जल्द ही विशेषज्ञ टीम लगा करके यहाँ पर चूहों की समस्या से व्यापारियों को निजात दिलाएंगे, जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखना ये होगा कि ये खामोश हमलावर कब शांत होते हैं और व्यापारियों को कब राहत मिलती है। लगातार चूहे बढ़ते गए, फिर वही स्थिति आ गई कि चूहे गल्ला खूब खा रहे थे, दीवारें काटी जा रही थी, गड्ढे हो रहे थे। तब ये समझ लीजिए 20 सड़क पे गड्ढे हो गए। तो अब ये हम लोग का अंदाज़ा है कि 200 से ज़्यादा व्यापारी वहाँ पर लगातार काम करते हैं साल भर। 1 लाख का अगर औसत हमने जोड़ा, किसी का 1.5 लाख का भी हुआ है, किसी का 50,000 का हुआ है, औसत 1 लाख लेकर के गए तो 2 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर गल्ला चूहे खा गए। 2 करोड़ रुपया अगर एक मंडी में चूहे खा जाए तो आप समझ सकते हैं देश में कितना अनाज की ज़रूरत है। और 2 करोड़ का खा गए तो हम लोगों ने बात रखी कि यहाँ पर खास करके व्यापारी का नुकसान होता है। 1 लाख रुपए साल का नुकसान बहुत होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मंडी सचिव का दावा वादा साबित हो जाए और लंबे समय तक व्यापारियों को अपनी रकम लुटानी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। गोरखपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। एक शिक्षक ने फंदे से लटक कर अपनी दे दी जान। आत्महत्या के पहले शिक्षक ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में कह रहा है कि मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, आई लव यू भैया, मुझे माफ करना। इस वीडियो में शिक्षक ये भी कह रहा है कि मैंने 16 लाख रुपए कर्ज लिया है अपनी बीवी के गहने बेचकर और बैंक के लोन लेकर। जब मैं शिक्षा अधिकारी और बाबुओं के पास जाता हूं तो मुझे फटकार देते हैं। मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं। मैं बैंक का कर्जा कैसे दे पाऊंगा? मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, भैया मुझे माफ करना। मैं जीना चाहता हूं लेकिन मैं परेशान हूं। न्यूज़ स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। मौका होली और रमज़ान का है। ऐसे में बड़े पैमाने पर मिलावटी और दोयम दर्जे के सामान बाजार में उपलब्ध हैं। लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग की कार्रवाई में लगातार मिलावटी सामान और दोयम दर्जे का सामान पकड़ा जा रहा है। पिछले दिनों छापेमारी कर जहां खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने का कारखाना पकड़ा, तो वहीं बड़े पैमाने पर मावा और खोया भी नष्ट कराया। इसके साथ ही साथ खाद्य विभाग को बड़े पैमाने पर खजूर बरामद हुआ है। वो खजूर जो तकरीबन 3 साल पुराना था और उस पर नया लेबल लगा करके रमज़ान के महीने में बेचने की तैयारी थी। ऐसे में लोगों को बेहद सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बाजार में बड़े पैमाने पर मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। सांस्कृतिक राजधानी का तमगा हासिल किए अल्मोड़ा अपनी अलग अलग परंपराओं और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक ख़ास परंपरा है अल्मोड़ा की बैठ की होली। ये बैठ की होली की शुरुआत 1860 के आसपास मानी जाती है। लगभग 150 सालों का इतिहास समेटे यहाँ की होली की शुरुआत उस्ताद अमानत उल्लाह खां की देन है। ऐसा कहा जाता है रामपुर घराने के उस्ताद यहाँ आते थे। उस दौर में उन्होंने यहाँ की बैठ की होली को एक नया स्वरूप दिया। वो होली गायन की परंपरा आज भी यहाँ बदस्तूर जारी है। यहाँ बैठ की होली पूस के पहले रविवार से शुरू होती है। पूस, माघ, फाल्गुन
3 महीने तक यहाँ होली गायन चलता है। जनवरी से शुरू हुई होली गायन की परंपरा मार्च टीके के दिन तक जारी रहती है। होली गायन में शुरुआत में यहाँ निर्वाण की होली होती हैं, जिसमें प्रभु की स्तुति की जाती है। मौसम बदलने के साथ यहाँ होली के स्वरूप में बदलाव आता है। बसंत से शुरू होने के बाद यहाँ श्रृंगार की होली गाई जाती हैं। शिवरात्रि के बाद यहाँ रंग की होली शुरू हो जाती है। ये अल्मोड़े की अपनी एक परंपरा है जो पूरी दुनिया में अपनी होली को लेकर खासी जानी जाती है। न्यूज़ स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।